नमस्कार दोस्तों, एक बार अपन इस वीडियो में फिर आगे अपनी भर्ती परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर को आगे फॉरवर्ड करते हुए या आगे प्ले करते हुए एक वीडियो को और डिस्कस करेंगे। देखो, आपके पास जो तीसरा सेट है नोट का, उस तीसरे सेट के ऊपर अभी अपन इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसमें आपको देखना है। तो ये देखो, तीसरा जो सेट है आपके पास नोट्स का, उस तीसरे सेट में पहला सवाल देखो, 31 अगस्त 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग ने जयपुर के जय महल पैलेस होटल में पर्यटन विभाग और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल। तो देखो, पहला ध्यान रखना, टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के जल महल पैलेस होटल में, ये जय महल पैलेस होटल में किया गया। तो देखो, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का जो पर्यटन विभाग का पार्टनर था वो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है जिसका अखबार भी छपता है, तो पर्यटन विभाग ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जय महल पैलेस जयपुर में टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का आयोजन या उद्घाटन किया। ये इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 जिलों को शामिल किया गया है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 4 जिले हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए, 1 अगस्त 2022 से राज्य में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान चल रहा है। पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो, मतदाता पहचान पत्र अपना इलेक्शन कार्ड है, उसको आधार से जोड़ने का अभियान 1 अगस्त 2022 से चल रहा है। ठीक है। इसके लिए देखो, फॉर्म 6B या 6B जो है, जब अपन निर्वाचन आयोग का ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें 6B फॉर्म भरते हैं। तो 6B फॉर्म जो हाल ही में चर्चित है, हाल ही में चर्चित 6B फॉर्म का संबंध किससे है? तो मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने से संबंधित है। ठीक है। पहला सवाल ये 6B को ध्यान में रखना। दूसरा ये कि राजस्थान में आधार को जोड़ने पर कौन सा जिला अव्वल रहा है, सबसे आगे, या सबसे ज्यादा मतदाता पहचान पत्रों को जोड़ने वाला है, प्रतिशत दृष्टि से, आनुपातिक दृष्टि से सबसे ज्यादा मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है। तो देखो, वोटर आईडी से आधार संख्या जोड़ने में पूरे देश में राजस्थान प्रथम है। देखो, 2 बातें, पूरे देश में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने में सबसे आगे जो राज्य है वो राजस्थान है, और राजस्थान का सबसे आगे जो जिला है वो धौलपुर है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने, आधार से जोड़ने के लिए जो फॉर्म चर्चित है निर्वाचन आयोग का, वो फॉर्म 6B जो है वो चर्चित है। फिर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 सितंबर 2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको अपन शॉर्ट में मनरेगा स्कीम बोलते हैं, इसमें मैट मजदूरी पहले कितनी थी? मैट अर्धकुशल मजदूर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अर्धकुशल मजदूर को बोलते हैं। मैट मजदूरी 235 रुपए थी। अब 5 रुपए बढ़ाकर प्रतिदिन मैट मजदूरी कितनी है? 240 रुपए है। ध्यान रखें, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में नरेगा में मैट मजदूरी रेट पर डे क्या है? 240 रुपए। नरेगा में कितनी है? 240 रुपए। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पिछले साल 4 सितंबर को बढ़ाई गई थी। चौथा सवाल देखिए आप इसमें, 3 सितंबर 2022 को राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग व उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए, देखो सीधी सी बात यह है, हाल ही में सितंबर 2022 में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? निर्यात संबंधी, जो अपना एक्सपोर्ट है, निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग करना और एक्सपोर्ट या निर्यात के दौरान राज्य में जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों या परेशानियों को हल करना। किसका कार्य होगा? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। देखो, राजस्थान एक्सपोर्ट, राजस्थान निर्यात, प्रमोशन का मतलब संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन 4 सितंबर 2022 को किया है। क्या होगा? ये निर्यात संबंधी गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेगा और इस संबंध में जो परेशानी आ रही है उनको दूर करेगा। फिर 5वां देखिए आप इसमें क्या है,
5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दो नाम आपको इसमें देखने हैं। देखो 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने का काम हर साल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और जब जब भी ये सम्मान मिलता है तो उसमें राजस्थान से जिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है वो अपने भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पुरस्कार इस अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति देता है वो पुरस्कार कौन सा होता है? वो पुरस्कार होता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो इस बार 2022 में 5 सितंबर 2022 को राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। पहला नाम आता है इसमें दुर्गाराम मुवाल का। दुर्गाराम मुवाल कहाँ से संबंधित है? उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति से संबंधित है, ठीक है। और ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए घर घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर आदिवासी जो बाल श्रम के लिए बच्चों को यूज कर रहे हैं उन बाल श्रम को रुकवा कर उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। तो दुर्गाराम मुवाल उदयपुर की फलासिया पंचायत समिति में शिक्षक हैं जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार आदिवासी बच्चों को शिक्षा के लिए दिया गया है। पहला नाम, 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला नाम दुर्गाराम मुवाल का है। दूसरा, दुर्गाराम मुवाल को आदिवासी शिक्षा के लिए चलाया गया अभियान और अलख जगाने के लिए दिया गया। दूसरा नाम आता है सुनीता गुलाटी का। दूसरा नाम किसका था? सुनीता गुलाटी का। ये बीकानेर के मूक बधिर विद्यालय की टीचर है। बीकानेर के मूक बधिर विद्यालय की टीचर है। कहने का मतलब ये गूंगे और बहरे बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती हैं और इस कार्य के लिए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखें, इस बार कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? 2 शिक्षकों को। एक बीकानेर की सुनीता गुलाटी मूक बधिर बच्चों के लिए और दुर्गाराम मुवाल को आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिर देखो 5 सितंबर 2022 को शिक्षा संकुल, ये देखो ये काटते ना आपको, शिक्षा संकुल में स्कूली बच्चों के लिए मिशन बुनियाद का शुभारंभ किया। शिक्षा संकुल जयपुर की बिल्डिंग है ये शिक्षा संकुल, जहाँ सारे अपने आयुक्तालय या मतलब डायरेक्टरेट के जो दफ्तर हैं, तो शिक्षा संकुल जयपुर जो कार्यालय उससे मिशन बुनियाद। तो देखो पहली बात तो मिशन बुनियाद की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2022 को की गई, ठीक है। क्या है ये? तो ये एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है। क्या है? डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है। डिजिटल लर्निंग का मतलब है जैसे मोबाइल ऐप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनके माध्यम से बच्चों को लर्निंग कराने से संबंधित है। क्या है इसका उद्देश्य? तो देखो इसका उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये देखो बच्चों की जो पढ़ने की सामग्री है ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए मिशन बुनियाद की 5 सितंबर को शुरुआत हुई है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इससे क्या फायदा होगा? तो बच्चे अपना मूल्यांकन कर सकेंगे कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार अपनी सीखने की क्षमता बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, या इससे बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी, जेंडर गैप कम होगा, ड्रॉप आउट रेट कम होगी, मतलब बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें 7वां सवाल, 6 सितंबर को राजभवन में आईएमटी गाजियाबाद एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, ये बांसवाड़ा का है, ध्यान रखना, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का है, के मध्य खेल संस्कृति के विकास के संबंध में एक एमओयू का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, एक समझौता हुआ है। तो देखो टोटल कितनी संस्थाएं हो गई? आईएमटी गाजियाबाद, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा गोविंद गुरु, इन चारों संस्थाओं के मध्य एक समझौता हुआ है। चारों संस्थाओं के मध्य एक समझौता हुआ है। तो क्या किस संबंध में है? देखो आईएमटी गाजियाबाद स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर की मदद से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान में स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों को, तो यहाँ देखो ये बात है, राजस्थान के स्थानीय और पारंपरिक खेलों के लिए बेहतर वातावरण सृजित करने के लिए जिन 4 संस्थाओं के बीच सहयोग हुआ है वो ये है। और इनमें सबसे बड़ी बात सर ये है कि यहाँ ये जो स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर बनेंगे वो उनमें तकनीकी मदद कौन देगी? आईएमटी गाजियाबाद देगी। तो आईएमटी गाजियाबाद के माध्यम से राजस्थान के
स्थानीय और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का या खेलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फिर देखिए, ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी। देखो, समाज के विभिन्न तबकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जितने भी सरकार फायदे दे रही है, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का मतलब होता है कि खाते में सीधा पैसा, जैसे नरेगा की मजदूरी है या किसी भी प्रकार की स्कीम के तहत जो आर्थिक मदद सरकार देती है किसी भी परिवार को या किसी व्यक्ति को, तो वो सीधी उसके खाते में जाती है। उसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है, सीधा उसी के खाते में। तो बीच की चेन जो है या जो करप्शन होता है उसको कम करने के लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा है। देखो, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? अभी तक सभी सवालों में मैंने राजस्थान का प्रथम स्थान बताया। डीबीटी के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर। जैसे नरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से जो भुगतान बेनिफिशियरी के खाते में जाता है उस मामले में, या ऐसे सभी मामलों में कुल मिलाकर राजस्थान जो कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। फिर देखिए, राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वास एवं जागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए, तो देखो नशा मुक्ति के लिए क्या क्या है, ये 3 संस्थाएं गठित की हैं, ध्यान रखना। नशा मुक्ति के लिए एक तो है नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय, डायरेक्टरेट या नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय का गठन किया जाएगा गृह सचिव की अध्यक्षता। दूसरा, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स यूनिट, ये एसओजी पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो ये 3 संस्थाएं हैं। तो हालांकि चांसेस कम है, फिर भी कभी कभार ऐसे सवाल को पूछ लेते हैं, इसीलिए अपन ने इसको रेड नहीं किया। एक बार रीड आउट करके आप छोड़ दीजिए, ज्यादा माथापच्ची न करें ऐसे सवाल पर। 10वां सवाल देखिए, 8 सितंबर 2022 को राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना। देखो शिक्षक शब्द टीचर्स के लिए यूज किया गया और प्रहरी शब्द यूज किया गया पुलिस कर्मियों के लिए। ये देखो, प्रहरी पुलिस कर्मी के लिए, शिक्षक टीचर के लिए, समझ में आ गई होगी। तो देखो, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, इसका मतलब इस योजना के तहत रियायती दरों पर आवास या भवन दिए जाएंगे या मकान दिए जाएंगे रहने के लिए। किसको? शिक्षकों को और पुलिस वालों को। ध्यान देना, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर को हुआ है। इसमें शिक्षकों और पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान की जाएगी, रियायती दरों पर। तो ये 8 सितंबर से इस योजना का जो है ध्यान रखेंगे आप, लोकार्पण जो किया है। फिर 11वां सवाल देखिए, 10 सितंबर 2022 को विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392। तो देखो, राजस्थान में 392 तहसील हैं कुल। तो 7 संभागों में टोटल कितनी तहसील हैं? एट प्रेजेंट 392 तहसील हैं। और इन सभी तहसीलों पर देखो 27 सितंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है बीकानेर के नोखा से की गई है। सवाल देखना, तो तहसील का काम किससे? देखो, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार। तो देखो बीकानेर से किया गया ये कार्यक्रम पूरे देश में। तो देखो ध्यान रखेंगे, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार। तो देखो, विशेष योग्यजन का मतलब विकलांग हो गए, आयुक्त आपके द्वार। तो जो लोग विकलांग हैं, कहीं तहसील दफ्तरों में नहीं जा सकते और तहसीलों में उनका काम है, तो वहां उनको डोर टू डोर सेवाएं देने के लिए देखो क्या लिखा है, आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील। तो जो है आयुक्त जो है वो आप इन विशेष योग्यजनों के द्वार पर जाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं उन सबको निपटाएगा। तो ये कार्यक्रम पूरे राज्य की 392 तहसीलों में चलेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको सीधा ध्यान रखना है कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 का शुभारंभ बीकानेर के नोखा तहसील से किया गया है। बस ये ध्यान में रखनी है, बीकानेर की नोखा तहसील से इसकी शुरुआत की गई है। फिर आप इसमें देखिए सवाल नंबर 12, राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो पायलट का मतलब है एक्सपेरिमेंट के तौर पर है अभी, है ना, सवाईमाधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में
विकसित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चिन्हित गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतों में बालिकाओं के लिए सामाजिक माहौल तैयार किया जाएगा। सवाईमाधोपुर की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में विकसित होंगी। प्रत्येक जिले में कितनी? 2 गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी और UNDPA के समन्वय से होगा। तो ध्यान रखना, सीधी सी बात यह है कि पायलट प्रोजेक्ट गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतों में लड़कियों में जो भी है सामाजिक माहौल पैदा करना। कहने का मतलब है कि लड़की के प्रति अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उनको हटाने के लिए सरकार ने कौन सा गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत जो अभियान शुरू किया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। किस जिले से? सवाईमाधोपुर जिले से। और पायलट प्रोजेक्ट में सवाईमाधोपुर जिले की कितनी ग्राम पंचायतों में? 7 में। जब ये सफल हो जाएगा तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतें? 2 ग्राम पंचायतें। प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतें जो है वो विकसित की जाएंगी। और अभी सवाईमाधोपुर में कितनी? 5 ग्राम पंचायतें जो है वो पायलट प्रोजेक्ट में या एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि अगर ये मिशन पूरा हो जाता है तो सवाल है ना, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत सवाईमाधोपुर। ये आपको ध्यान में रखना, ये प्रोजेक्ट जो है सवाईमाधोपुर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे 13वां सवाल। 20 सितंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो भुगतान बढ़ाए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। केवल सितंबर 2022 में विधानसभा सदस्य और अधिकारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए कानून सरकार ने पारित किया है। फिर 14वां सवाल देखिए, राज्य के स्वयं सहायता समूह के वित्तीय प्रबंधन के लिए ये ध्यान रखना, राजस्थान महिला निधि किसकी मदद के लिए? स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए ये एक नया कोष बनाएगा। निधि का मतलब फंड या कोष होता है, अकाउंट होता है सरकार का, तो इससे स्वयं सहायता समूह को वित्तीय मदद दी जाएगी। ठीक है, 25 करोड़ रुपए का ये फंड गठित किया गया है। राजस्थान महिला निधि का गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद या राजीविका के माध्यम से हुआ है। तो राजस्थान महिला निधि का विकास किसने किया? राजीविका ने। राजीविका का पूरा नाम मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है इसका नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 15वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आप PM श्री, तो पहली बात तो PM श्री का पूरा नाम लिखेंगे आप। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। श्री में देखो SH, ठीक है, RI, श्री। देखो प्राइम मिनिस्टर, PM और श्री, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। राइजिंग इंडिया मतलब उभरते या चमकते भारत के लिए स्कूल। ये है PM श्री योजना। तो PM श्री योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास किया जाएगा। संख्या ध्यान में रखनी है, टोटल कितने स्कूलों का चयन हुआ है? 716 स्कूलों का चयन हुआ है। ये सभी स्कूल मॉडल स्कूल होंगे। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को समाहित किया गया है। तो यहां देखो 2 ही बातें, PM श्री का पूरा नाम, राजस्थान की PM श्री में 716 विद्यालय, और इन PM श्री स्कूलों को शुरुआत करने की घोषणा कब की है? शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने की है। फिर देखिए 16वां सवाल, जयपुर के प्रतापनगर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। देखो प्रत्येक शहर में कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अभी तक कोचिंग हब के रूप में किसी बस्ती को या कॉलोनी को विकसित नहीं किया गया है। जयपुर के प्रतापनगर में पहला कोचिंग हब बन रहा है देश का। तो ये हब डेवलप होने के बाद में जयपुर की सारी कोचिंगें कहाँ चली जाएंगी? प्रतापनगर में। तो देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित हो रहा है? जयपुर के प्रतापनगर में विकसित हो रहा है। फिर देखिए इसमें जयपुर के बागावास ब्लॉक की आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी। तो यहां देखो मैं आपको बता दूं कि जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनकी ई नीलामी का मतलब है ऑनलाइन नीलामी राज्य सरकार कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां बागावास ब्लॉक का संबंध किससे है? सवाल देखेंगे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है।
ये माइनिंग ब्लॉक बागावास ब्लॉक जयपुर में है, किससे संबंधित है? आयरन से है। माइनिंग ब्लॉक है, खनन क्षेत्र है, ठीक है। और इसकी ई नीलामी के संबंध में देखो क्या है, खास बात देखिए, रिजर्व प्राइस का मतलब है कि बोली लगाने से संबंधित जो न्यूनतम कीमत होती है, जैसे मान लो 100 रुपए कीमत है तो 452% इसका, 100 रुपए का 452% अधिक, तो जो मिनिमम बोली की कीमत होती है उससे 452% अधिक के ऊपर ये नीलामी छूटी है। पूरे देश के इतिहास में आज तक माइनिंग ब्लॉक की इतनी बड़ी नीलामी नहीं हुई। मतलब ये है कि रिजर्व प्राइस से 452% अधिक पर कोई नीलामी नहीं हुई। इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी नीलामी हुई थी जो इससे कम परसेंट के ऊपर थी, 380 या 328 के आसपास थी। तो देखो देश की रिजर्व प्राइस से 452% के साथ अब तक की सबसे बड़ी नीलामी मानी जाती है। ये जो बागावास आयरन ब्लॉक है वो जयपुर के विराटनगर में है, जिसे अपन बैराट सभ्यता पढ़ते हैं ना, उसके पास में है ये, ठीक है। अब देखो बागावास बैराट के पास है, और बैराट आपको पता है कि क्या है, लौह सभ्यता के अवशेष यहाँ अपने को मिले हैं, जैसे लोहे की भट्टियां वगैरह मिली हैं, तो वैसे आयरन और लोहा एक ही होता है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आयरन ब्लॉक आवंटन के लिए अंतिम नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम बोली बठिंडा के। अब ये बोली किसने छुटाई है? तो बठिंडा के शुभ लोहिया प्रोपराइटर भारत कोल ट्रेडर्स बठिंडा, तो ये भारत कोल ट्रेडर्स बठिंडा के नाम छूटी है ये बोली, ठीक है। इसके अलावा देखो जयपुर सीकर झुंझुनू करौली भीलवाड़ा अलवर में आयरन के विपुल भंडार है, ये आप छोड़ सकते हो। केवल ये इस कंपनी भारत कोल ट्रेडर्स बठिंडा ने 452% की इसकी रिजर्व प्राइस की, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नीलामी है। बागावास ब्लॉक की जो नीलामी है, अब तक के इतिहास में इससे बड़ी नीलामी नहीं हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे बागावास ब्लॉक क्यों चर्चित है, आयरन ब्लॉक की नीलामी को लेकर, या देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी को लेकर चर्चित है, ठीक है। ये नीलामी शुभ लोहिया प्रोपराइटर भारत कोल ट्रेडर्स बठिंडा के ने अपने पक्ष में छुटवाई है। रिजर्व प्राइस का 452% अधिक भुगतान करके ऐसा किया गया है। फिर देखिए 18वां सवाल देखिए, 30 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। राजस्थान को ये पुरस्कार एग्री इंफ्रा रेड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान। तो देखो एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? सेकंड स्थान मिला है, ठीक है। कृषि की आधारभूत संरचना विकास करने के लिए तो देखो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ ही क्या होता है? आधारभूत संरचना होता है, और एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? कृषि होता है। तो कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास के लिए इस फंड योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। फिर देखो नाबार्ड की पैक्स व लैब्स को बहु सेवा केंद्रों में परिवर्तित करने की योजना के साथ समावेशन कर उक्त योजना का लाभ भी सहकारी समितियों को दिया जा रहा है। राज्य में सहकारिता विभाग को योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो देखो नाबार्ड की पैक्स व लैंप्स, तो देख पैक्स व लैंप्स सेवाएं किसकी है? नाबार्ड की है। ध्यान रखना बस इतना ही, पैक्स व लैंप्स सेवाएं किसकी ओर से दी जा रही है? राज्य में नाबार्ड की ओर से दी जा रही है। और पैक्स व लैंप्स के माध्यम से जो, या नाबार्ड की ओर से जो राज्य में सेवाएं दी जा रही है, उसकी नोडल एजेंसी राज्य में किसको बनाया गया है? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, सहकारिता विभाग को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है, सहकारिता विभाग को। फिर देखिए 9 अगस्त 2022 को ज्वार कला केंद्र में शौर्य कला प्रदर्शनी। तो देखो शौर्य कला प्रदर्शनी का आयोजन ज्वार कला केंद्र जयपुर में हुआ। बस शौर्य कला प्रदर्शनी का आयोजन ज्वार कला केंद्र जयपुर में हुआ। देखो इस प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के 3 दिवसीय रंग स्वाधीन, ये देखो रंग स्वाधीन समारोह। तो चाहे तो आपसे शौर्य कला प्रदर्शनी पूछे, चाहे रंग स्वाधीन समारोह पूछे, एक ही बात है, ज्वार कला केंद्र में आयोजित किया गया, ठीक है। तो देखो ये रंग स्वाधीन का मतलब क्या है? तो देखो इस अवसर पर यहाँ मांडना कलाकृतियों के एल्बम, पंचतंत्र कथा मंजरी का लोकार्पण भी किया गया। देश की आजादी के लिए अमूल्य योगदान देने वाले विभूतियों को जानने वाले प्रेरणा युवा पीढ़ी के चित्रों को भी यहाँ
प्रदर्शित किया गया। फिर 21वां सवाल देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे वाला, ऊपर जो बता दिया वो ध्यान में रखना है। फिर देखो, दो अधिकारी, देखो जिन दो अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति ने नागरिक सुरक्षा पदक, तो देखो राज्य के नागरिक सुरक्षा पदक देने की घोषणा राजस्थान के कितने अधिकारियों को की गई है? 2 अधिकारियों। अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के 2 अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। उनमें पहला आदमी है अलवर जिले के कलेक्टर एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जितेंद्र सोनी। देखो नागरिक सुरक्षा पदक जितेंद्र सोनी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितेंद्र सोनी हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है पिछले 5-6 साल से। इसने जहां भी अपनी कलेक्टरशिप की है वहां जरूर इनोवेशन किए आम जनता के लिए। तो देखो कि पहला आदमी जिसे नागरिक सुरक्षा पदक दिया गया जितेंद्र सोनी, राज्य में इस बार 2 शामिल है और ये अलवर के जिला कलेक्टर हैं। दूसरा जगदीश प्रसाद रावत, उप नियंत्रक, ये सेवानिवृत्त है, ये भी शामिल है। तो यहाँ ये रिटायर्ड जगदीश प्रसाद रावत उप नियंत्रक हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और जितेंद्र कुमार सोनी एट प्रेजेंट अलवर के कलेक्टर हैं। फिर देखो 22वां सवाल देखिए, इसमें 20 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो आरकेट का पूरा नाम है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये देखो आर और फिर CAT ऐसे लिखते हैं, आरकेट। तो देखो ये राजीव गांधी, फिर सेंटर ऑफ, फिर एडवांस और टी का टेक्नोलॉजी। आरकेट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जयपुर में। तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या आरकेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए राजस्थान डीजी फेस्ट। ध्यान रखना, राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन बिरला सभागार जयपुर में हुआ है। पहला सवाल, राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर के बिरला सभागार में हुआ है। ठीक है। देखो स्टार्टअप को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाद इन 3 जिलों में सेंटर स्थापित किए गए हैं। ठीक है। इस बहुआयामी आयोजन में, ये बात को मिटा देना, के बाद जोधपुर, इन 3 जिलों में सेंटर स्थापित किए गए। इस बहुआयामी आयोजन में युवा स्टार्टअप, जो नए बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट है, शिक्षाविद है, उन सबको, देखो ये 3 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में तो पहले ही ऐसा किया जा चुका है। और इसके अलावा देखो 3 जिले जो हैं, कोटा, बीकानेर और चूरू में वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया। तो देखो वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान में कितनी जगह? 6 जगह लोकार्पित हो चुके हैं, कोटा, बीकानेर और चूरू, और इससे पहले जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में। तो कितने वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर बन गए? 3 बन चुके हैं। 3 का लोकार्पण हो चुका है। इसका मतलब ये भी बन चुके हैं। लोकार्पण का मतलब है कि जनता के लिए उनको खुला कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, प्रदेश की पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का कोटा में लोकार्पण। देखो सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का कोटा में लोकार्पण, तो देखो ये पहली बात, तो मोटर मार्केट कोटा में लोकार्पित प्रदेश की, राजस्थान की, केवल राजस्थान की को सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का कोटा में लोकार्पण। क्या होगा इससे? तो पुराने वाहनों की जो खरीद फरोख्त है वो होगी इस स्थान से। एक सिस्टमेटिक जो मार्केट है पुराने वाहनों का, वो कहाँ बनाया गया है? कोटा में लोकार्पित है। तो पुरानी कारों के लिए अच्छा मार्केट अपने को कहाँ मिलेगा? जब ये स्टेब्लिश हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी, तो ये हमें कहाँ मिलेगा? जयपुर में मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें 22 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वाभिमान सिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में गांव डाणियों में होने वाले राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वहां मैं नहीं बता पाया था। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 29 अगस्त से और ये देखो 5 अक्टूबर तक, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक गेम्स चले थे। उनका शुभंकर, ध्यान रखना, शेरू था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का शुभंकर का मतलब होता है लोगो, मस्कट। तो क्या था? प्रतीक चिन्ह शेरू था। क्या था? शेरू था।
और ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का आयोजन देखो ग्राम स्तर पर हुआ है, पंचायत समिति स्तर पर हुआ है, फिर ब्लॉक स्तर पर हुआ है, फिर जिला स्तर पर हुआ है, फिर राज्य स्तर पर हुआ है, ये ध्यान रखना। तो देखो ग्राम पंचायत स्तर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने स्तर पर हुआ है? तो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो है वो 4 स्तर पर हुआ है और चौथे स्तर का 5 की बजाय फिर 10 अक्टूबर को समापन हो पाया था, ये ध्यान रखना। ये गलती से आप यहाँ क्या लिखेंगे, 10 अक्टूबर को जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में इसका समापन हुआ था। 10 तारीख करेंगे यहाँ, 10 अक्टूबर को। तो 29 अगस्त से 10 अक्टूबर तक 4 स्तरों पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स चले थे, जिनका शुभंकर या मस्कट क्या था, शेरू था। फिर देखिए 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ, ये देखना स्थायी पीठ की स्थापना कहाँ की है, जोधपुर में। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ का गठन कहाँ किया गया है, जोधपुर में किया गया है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आप इसमें 24 अगस्त 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की तर्ज पर नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनिंग सेरेमनी, ये देखना इन्वेस्टर्स मीट एंड साइनिंग सेरेमनी का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जैसे राजस्थान में इन्वेस्ट को बढ़ा देने के लिए जयपुर में ये आयोजन इवेंट हुई थी, वैसे ही नई दिल्ली में भी ऐसी इवेंट जो है वो आयोजित हुई है। फिर देखिए ये राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए है ये आयोजन। फिर देखिए 28वां सवाल, राजस्थान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक गांव में आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग, ये देखो आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग स्थापित किए हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत है राजस्थान में, डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और 25 अगस्त 2022 को दिल्ली में आयोजित तीसरे डीजी टेक कॉन्क्लेव 2022 में राजस्थान आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप एक बार रीड आउट करके छोड़ दीजिए। 29 का सवाल देखिए, इसमें डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान देश में सिरमौर बन गया है। मतलब ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में, ऑनलाइन सर्विसेज देने में राजस्थान देश का सबसे बड़ा या पहला मतलब प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। या किस राज्य ने सर्वाधिक ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी दी है, राजस्थान ने। और देखो 1 लाख ई मित्रों के साथ सर्वाधिक ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले ई मित्र जो है वो किस में है, राजस्थान में है। फिर देखिए आप इसमें सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समानता दिवस, तो ये देखो राज्य स्तरीय महिला समानता दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। देखो राज्य स्तरीय महिला समानता दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, राज्य स्तरीय महिला समानता दिवस का आयोजन जयपुर में किया गया। ये महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए स्थापित, अभी जिसकी बात करें थे अपन महिला निधि की, जिससे इस महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। थोड़ी देर पहले बताया था। राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किया, या राजस्थान निधि का लोकार्पण किया गया। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगला, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ है, ये जोधपुर में। पहला सवाल तो ये बनता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ है, जोधपुर में। और नई सुविधाओं का उद्घाटन, यहाँ देखो ये कुछ सेंटर्स नए बनाए, केवल ये सवाल देख लेना। और ये 5-6 सेंटर जो नए बनाए हैं इनको आप एक बार रीड आउट कर लेना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हो। अब यहाँ सवाल इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पहला सवाल ये है कि काजरी की स्थापना कहाँ की गई है, जोधपुर में। काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान इंस्टीट्यूट, CAZRI काजरी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सेंट्रल शुष्क का हो गया एरिड, ठीक है, क्षेत्र का हो गया जोन, फिर अनुसंधान रिसर्च और संस्थान का हो गया इंस्टीट्यूट काजरी। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। अब देखो इस संस्था की स्थापना 3 परतों में हुई है।
सबसे पहले 1952 में, तो देखो आपसे पहली बात तो कुछ किताबों में जो गलत बातें लिखी हुई है यहां से गलती हो सकती है। काजरी की स्थापना किताबों में 1957 1959 कुछ भी मिल सकती है, लेकिन आप काजरी की स्थापना 1952 ही बताएंगे। तो आरंभ में 1952 में जब इसे स्थापित किया गया था तब उसका नाम काजरी नहीं होकर मरु वनीकरण के अंदर था, मतलब मरुस्थल में फॉरेस्ट या वन आवरण बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, फिर 1957 में इसका नाम कर दिया गया मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र अपरदन की जो रोक लगाने की जिम्मेदारी इसको सौंप दी। फिर अंत में 1959 में इसका नाम काजरी किया गया। तो देखो काजरी की स्थापना तो है 1952 की, और इस संस्था का काजरी नाम जो है वो 1959 में किया गया। ठीक है, तो ये जोधपुर में स्थित है। फिर 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं इसके। तो काजरी के कितने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं? 4 अनुसंधान केंद्र हैं और 6 इसके संभाग हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें आपको इसमें देखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल जो है MSME। देखो माइक्रो स्मॉल, ठीक है, देखो सूक्ष्म और लघु, और M का हो गया मीडियम। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए करौली जिला हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखो MSE क्षेत्र में तो माइक्रो लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणी में कार्य करने के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया है? करौली को सम्मानित किया गया। बाकी देख लो उद्यमी भारत कार्यक्रम में, तो ऐसे भी दे सकते हैं हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के उद्यमी भारत कार्यक्रम में MSE में बेहतर कार्य के लिए किसे सम्मानित किया गया? करौली जिले को सम्मानित किया गया है। तो देखो करौली जिले को कौन सा दूसरा स्थान मिला अखिल भारतीय स्तर पर, करौली को अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा। तो दूसरा स्थान जिसको मिलता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड करौली को मिला है। फिर देखिए आप इसमें राजस्थान में बनेगा 1000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। अब यहाँ देखो ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट किसको कहते हैं? अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट उसको कहते हैं जिसमें 10,000 मेगावाट एनर्जी, कम से कम 10,000 मेगावाट एनर्जी, तो अल्ट्रा मेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जिसमें सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, इनसे बनाया जाएगा, मतलब जिनको अपन रिन्यूएबल रिन्यू कर सकते हैं या। तो देखो 1 जुलाई 2022 को राजस्थान सरकार एवं NTPC, देखो राजस्थान सरकार और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने हेतु जयपुर में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो पहली बात अभी तक इसका स्थान तय नहीं हुआ कि ये बनेगा कहाँ। मैं आपको बता दूं अभी तक इसका स्थान तय नहीं हुआ। तो आपके लिए यही सवाल है कि हाल ही में प्रस्तावित 1000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट राजस्थान में स्थापित करने के लिए किस किस के बीच समझौता हुआ है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये देखो राजस्थान सरकार एवं NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के बीच, NTPC का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारतीय ताप ऊर्जा निगम जो है उसका किसके साथ? राजस्थान सरकार के साथ इस अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर को विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। एक इसमें देखिए अगला सवाल, आयुष नीति किस वर्ष जारी की गई? तो आप ध्यान रखेंगे आयुष नीति वर्ष 2021 में जारी की गई। आयुष नीति वर्ष 2021 में जारी की गई, वर्ष 2021 में जारी की गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये नीति जो है वो किस वर्ष जारी की गई? तो वर्ष 2021 में इस नीति को जारी किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला आयुष नीति आप ध्यान में रखेंगे किस वर्ष की है? 2021 की है। ठीक है, मानदंडों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय। तो देखो इस आयुष नीति के तहत क्या किया जाना प्रस्तावित है? इस आयुष नीति के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर जो है वो एक आयुर्वेद औषधालय बनेगा। आयुर्वेद औषधालय बनेगा। कहाँ बनेगा? आयुर्वेद औषधालय प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला सवाल, तो इसमें केवल ये देखना कि आयुष नीति किस वर्ष जारी की गई और इस नीति में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक आयुर्वेद हॉस्पिटल बनेगा।
फिर देखो राजफेड और पीएनबी के मध्य एमओयू, एमओयू का मतलब वही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, एक सेकंड होल्ड रखना। देखो राजफेड और पीएनबी के मध्य एमओयू, इस एमओयू के माध्यम से पीएनबी राजफेड को 2000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध करवाएगी। तो राजफेड का किसके साथ, राजफेड का किसके साथ समझौता हुआ है, कौन से बैंक के साथ समझौता हुआ है, पीएनबी के साथ समझौता हुआ क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है ना। आगे देखो इसमें अगला सवाल क्या है, 36वां। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, ये देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एनएफएसए का पूरा नाम, एनएफएसए का पूरा नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया है। ये देखो राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण, तो राज्यों की रैंक जो है, देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पहली बार ऐसी रैंकिंग करनी है। एक सेकंड आप होल्ड रखेंगे थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग, तो ये देखो उपभोक्ता मंत्रालय ने पहली बार राज्यों की रैंकिंग जारी की है, किसके तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, ठीक है। और देखो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पहली बार रैंकिंग या सूचकांक जारी किया, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान फूड सिक्योरिटी के मामले में 15वें स्थान पर है। राजस्थान फूड सिक्योरिटी के मामले में 15वें स्थान पर है, जबकि ओडिशा जो है इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, पहले स्थान पर है। यह सर्वाधिक फूड सिक्योरिटी वाला जो स्थान है इस सूचकांक में किसे मिला है, ये ओडिशा को मिला है, ठीक है। फिर देखो आगे वाला सवाल देखिए, राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम, द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान पुस्तक, बहुत ही वो अभी थोड़ी देर पहले देखो राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम, द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान पुस्तक, ये वही आदमी है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, पन्नालाल मेघवाल के। इस पुस्तक में लोक गायन, लोक वादन की परंपराओं के बारे में शोधपरक जानकारियां दी गई हैं। तो ये इस किताब का नाम पूछ सकते हैं आपसे, राजस्थान लोकाभिव्यक्ति आयाम या द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है, पन्नालाल मेघवाल है, ठीक है। फिर ये 38वां सवाल देखिए, राज्य के टीएसपी क्षेत्र के 5 जिलों जहां अति कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है,
ज्यादा थी, वहां पिछले साल इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो पहली बात तो देखो 2022 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को चलाया गया था टीएसपी एरिया के 5 जिलों में, जहां बच्चों का कुपोषित अनुपात बहुत ज्यादा था। ये योजना CIFF और ग्लोबल संस्थान के सहयोग से, IP ग्लोबल संस्थान के सहयोग से चलाई गई थी। ठीक है, तो देखो चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, ये इसका पूरा नाम है CIFF का, चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, राजस्थान सरकार के साथ अनुबंध के आधार पर कार्य कर रही है। ठीक है, सहयोगी संस्था IP ग्लोबल, ये इसकी है, या इसकी सहयोगी संस्था IP ग्लोबल राजपुष्ट कार्यक्रम के तहत महिला बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। तो देखो प्रधानमंत्री मातृ वंदना और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये दोनों ही देखो बच्चों के कुपोषण को बचाने के लिए है, और बच्चों को कुपोषण को बचाने के लिए जो टेक्निकल मदद मिल रही है वो IP ग्लोबल संस्थान द्वारा दी जा रही है। फिर देखिए 39 का सवाल देखिए, 7 जुलाई 2022 को निमरना स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, बहुत बड़ा सवाल है। देखो डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस जो है में आयोजित MOU सेरेमनी में राजस्थान सरकार और जापान की 11 कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। तो ये देखो निमराना स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट, तो ये देखना बस ये सवाल इम्पोर्टेंट, डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? निमराना में की गई है। फिर देखिए यहाँ देखो निमराना में जो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट विकसित हो रहा है, इस संबंध में जापान के साथ 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निवेश के लिए समझौता किया था। ठीक है, दौरान जापानी ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर व फ्रंट कॉरिडोर की भूमिका तैयार हुई है। तो 2005 में जो प्रधानमंत्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो 2005 से सिलसिला चल रहा है, इतना देख लेना आप इसमें। सवाल ये कि निमराना स्थित जापानी जोन भी DMIC का हिस्सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो निमराना स्थित जापानी जोन है वो भी DMIC का ही पार्ट है। ठीक है, अब अगला देखिए आप इसमें सवाल नंबर 40 जो वो क्या कहता है, डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष IAS श्रेया गुहा ने बताया कि काउंसिल द्वारा डेल्फिक डायलॉग सीरीज, ये देखो ये DCR एट द रोड अहेड, ये डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से एक डायलॉग सीरीज शुरू की गई है, डायलॉग सीरीज शुरू की गई है। बस इसको इतना सा आपको देखना है। फिर अगला सवाल आप इसमें जो देखेंगे वो देखो क्या है, अगला सवाल आप इसमें देखेंगे कि राज्य के स्कूली बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाई से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए, ये देखना आप कक्षा 1 से 8 तक के लिए एक रेमिडेशन का मतलब है उपचारात्मक, जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई को जो नुकसान हुआ है कक्षा 1 से 8 तक के लिए राज्य में जो मिशन शुरू किया गया वो है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का मतलब है कि इन विद्यार्थियों कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कोविड के दौरान जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इस भरपाई के लिए 2022-23 की बजट में, मतलब अभी जो बजट पारित हुआ 2023-24 का है, और पिछले बजट में 2022-23 की बजट में ब्रिज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। तो ब्रिज कार्यक्रम का उद्देश्य भी कोरोना में जो बच्चे हैं उनको जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का उसको पूरा करना। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने का बल दिया जाएगा। तो देखो 2022-23 में जो ब्रिज कोर्स दिया था वो उसमें रटने का काम था, और जबकि अभी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका मतलब बच्चे समझ कर सीखें न कि रट कर सीखें। तो ब्रिज कोर्स और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रमों में अंतर है कि ब्रिज जो है वो रटन प्रणाली पर आधारित था, जबकि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम जो है वो समझकर सीखने पर बल देता है। फिर देखिए आप इसमें 42वां सवाल देखिए, 12 जुलाई 2022 को खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन में पुरस्कार राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान दी गई। देखो खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं खिलाड़ियों को और स्वयं खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक आध परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है।
देखो महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो देखो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को। अब इन दोनों में ही खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कितने कितने रुपए दिए जाएंगे? 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जबकि इससे पहले इन पुरस्कारों में 1-1 लाख रुपए दिए जाते थे। तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इनकी राशि 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए तो महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, चयनित खिलाड़ियों को, और 5 लाख रुपए ही चयनित खेल प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ सम्मान या पुरस्कार में दिए जाएंगे। यहां देखो जो मेन बात है, ये देखो गुरु वशिष्ठ सम्मान जो है 1985-86 से, ध्यान रखना, खेल प्रशिक्षकों को दिया जा रहा है वो 85-86 से, और खिलाड़ियों को जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जा रहा है वो 82-83 से। ठीक है, तो ये 2 साल पहले शुरू कर दिया था खिलाड़ियों के लिए 82-83 में। ये सवाल भी कई बार पूछते हैं कि महाराणा प्रताप पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए 1982-83 में और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के लिए 1985-86 में शुरू किया गया था। फिर देखिए 14 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। तो देखो राज्यों के कृषि मंत्रियों का राष्ट्रीय स्तर का जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। बस ये ध्यान में रखना, कहाँ? बेंगलुरु में। राज्यों के कृषि मंत्रियों का जो सम्मेलन आयोजित हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में, पिछले साल जुलाई में। फिर देखिए जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रेवल पल्स लेजर। तो देखो पहले तो ये देखेंगे कि ट्रेवल पल्स लेजर जो है वो एक मैगजीन है, पत्रिका है। ट्रेवल पल्स लेजर एक पत्रिका है जो किस पर प्रकाशित होती है? पर्यटन गतिविधियों पर या पर्यटन से संबंधित जानकारियां इसमें प्रकाशित होती हैं। द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में जयपुर को 8वां स्थान दिया गया है और उदयपुर को 10वां स्थान दिया गया है। देखना कितनी बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो वो जुलाई 2022 में विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रेवल पल्स लेजर द्वारा विश्व के टॉप 10 शहरों की सूची में राजस्थान के 2 शहर हैं, जयपुर और उदयपुर। तो पहली बात तो कितने शहर हैं? 2। या मैगजीन द्वारा ट्रेवल पल्स लेजर रिपोर्ट में कितने शहरों को शामिल किया है टॉप 10 में? 2 को। कौन कौन से हैं? जयपुर और उदयपुर। जयपुर इन 10 में से 8वें स्थान पर है और उदयपुर 10वें स्थान पर। तो टॉप 10 में विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में इस मैगजीन के अनुसार बढ़िया शहरों में राजस्थान के 2 शहर शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना है। फिर देखो आगे, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने छबड़ा और कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर। देखो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर उसको कहते हैं जिसमें 660 मेगावाट एनर्जी विद्युत जो है वो उत्पन्न होती हो। तो देखो छबड़ा तथा कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का मतलब है कि कोयले से बिजली बनेगी। थर्मल का मतलब ताप से, कोयले से। तो छबड़ा और कालीसिंध में 660 के 2 प्रोजेक्ट जो है वो यह स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो अगली चीज इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है? अगली चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो देखो पहला मीनिंग सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो है वो छबड़ा और कालीसिंध में क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल, इनकी जो कैपेसिटी है वो 660 मेगावाट क्षमता की होती है। फिर देखिए 46वां सवाल क्या कहता है? 19 जुलाई 2022 को राजस्थान के कालबेलिया समुदाय के उत्थान के प्रयास की दिशा में, देखो किसकी बात कर रहा है ये? कालबेलिया समाज के उत्थान की बात कर रहा है इस सवाल में। तो क्या कह रहा है ये? नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कालबेलिया शिल्प पुनरुद्धार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। तो दिल्ली में ये कालबेलिया शिल्प पुनरुद्धार की। तो कालबेलियों का जो शिल्प कला है उसमें सबसे अच्छी शिल्प कला जो है वो रजाई। तो देखो कालबेलियों की जो शिल्प कला में सबसे अच्छा नमूना है वो रजाई का निर्माण है। तो देखो रजाई बनाने की परंपरा को संरक्षित करना इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है। तो हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या इंडिया हाउस में कालबेलिया शिल्प पुनरुद्धार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी जो आयोजित की गई उसका उद्देश्य कालबेलिया समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली रजाई की परंपरा को सुरक्षित करना या संरक्षित करना है।
ठीक है, और अपने समुदाय और शिल्प के निर्वहन के लिए उनके गांवों के भीतर बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। इस परियोजना में जिन कालबेलिया महिलाओं ने भाग लिया, अब देखो यहाँ ये नाम कई बार पूछ लेते हैं, कालबेलिया रजाई कला की बड़ी कलाकार हैं। मेवा सपेरा, बूंदी की, देखो जयपुर की मेवा सपेरा, बूंदी की मीराबाई, लाडबाई, रेखाबाई, नट्टीबाई, बनियाबाई, ठीक है। देखो एक तो मेवा सपेरा, ये सवाल पूछ सकते हैं, मेवा सपेरा का संबंध कालबेलिया हस्तशिल्प से है, और हस्तशिल्प में ये क्या बनाती हैं, रजाइयां बनाती हैं सभी महिलाएं, मीराबाई, लाडबाई, रेखाबाई, नट्टीबाई। तो देखो ये कालबेलिया हस्त कलाकार हैं, ये मेवा सपेरा, मीराबाई, लाडबाई, रेखाबाई, नट्टीबाई, ठीक है, बनियाबाई, इन सब को आप इसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल अपन डिस्कस करते हैं। 47वां सवाल देखिए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में, तो देखो उत्सव पोर्टल किसका है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का है, और जिसमें विभिन्न उत्सवों की को जारी किया जाता है। तो देखो राजस्थान पर्यटन विभाग की वेबसाइट को जब अपन खोलते हैं तो गणगौर उत्सव, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव, पता नहीं कितने महोत्सव इसमें मिलते हैं। तो ये सारी सूचनाएं, तो देखो उत्सव पोर्टल की अपन जहां बात करते हैं तो उत्सव पोर्टल के लिए राजस्थान राज्य सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूचना, तो उत्सव पोर्टल राजस्थान सरकार का है, उस पर मेलों और त्योहारों के बारे में या उत्सवों के आयोजन के बारे में जो जानकारी राजस्थान के पर्यटन विभाग में डाल रखी है, इतनी बढ़िया जानकारी जो है बाकी किसी राज्य ने नहीं डाल रखी है, इसलिए उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, ठीक है। दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर यूपी है, ठीक है। अंडमान निकोबार का चौथा स्थान है। तो देखो यहाँ इस प्रथम स्थान के लिए देखो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर राजस्थान जो पहला स्थान चुना गया है। देखो क्या कर रखा है, राजस्थान सरकार के इस डिपार्टमेंट ने 22 मेलों और उत्सवों के बारे में समस्त जानकारी अपने उत्सव पोर्टल पर अपलोड कर रखी है। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग ने उत्सव पोर्टल पर 22 मेलों और उत्सवों की जो डिटेल जानकारी डाल रखी है, इससे राज्य को इस बार इस मामले में कौन सा स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला, आउटस्टैंडिंग अवार्ड इसके लिए मिला है। फिर देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीकर में बनने वाले जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास। तो जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम, शिलान्यास का मतलब है नींव रखी है, बनेगा, और लोकार्पण का मतलब होता है बनकर तैयार हो गया, खोल दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। तो शिलान्यास का मतलब सीकर में इसकी नींव रख दी गई है। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण कहाँ हो रहा है, इसका निर्माण सीकर में हो रहा है। फिर सवाल नंबर 49 को देखिए, 20 जुलाई 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये पहले थे किससे, पंकज मित्तल से पहले, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का मतलब है जिसमें गवाही वगैरह ऑनलाइन ही दिलाई जाती है। तो देखो राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट का जो उद्घाटन है या शुरुआत है जयपुर के हाईकोर्ट परिसर से हुआ, और उसमें मोटर वाहन से संबंधित जो छोटे मोटे मामले हैं, जैसे मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मामले हैं, उनकी ऑनलाइन सुनवाई करने की अवधारणा जो है पेश की गई। तो यहाँ केवल इतना ध्यान में रखना है, राजस्थान की पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय में, राजस्थान उच्च न्यायालय में इसका उद्घाटन किया गया। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 50वां, पैरा खेल अकेडमी, पैरा का मतलब होता है विकलांग, पैरा का मतलब क्या होता है, विकलांग होता है। तो पैरा खेल एकेडमी कहाँ बनेगी, जोधपुर में, विकलांगों की खेल एकेडमी जोधपुर में बनेगी। फिर सवाल नंबर 51 देखिए, 22 जुलाई 2022 को होटल क्लार्क आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ। छोड़ सकते हो आप इस सवाल को, कोई जरूरी नहीं है। फिर देखो प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एमओयू। देखो प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए, तो महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए यह राजीविका है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद मतलब राजीविका का जो समझौता है किसके साथ हुआ है, स्त्री निधि तेलंगाना के साथ हुआ है। तो मतलब तेलंगाना की संस्था के साथ मिलकर
राज्य में महिला वित्तीय संस्थान स्थापित किया जाएगा और तेलंगाना स्त्री निधि तेलंगाना के साथ राजस्थान की ओर से कौन है, राजीविका, राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद जो है मिलकर इस कार्य को करेगी। फिर 53 नंबर का सवाल देखिए। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 25 जुलाई 2022 पिछले साल जुलाई की 25 तारीख को, पिछले साल जुलाई की 25 तारीख को राज्य में घर घर औषधि योजना को लागू किया गया। देखो सवाल ये है कि हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना को पूरा करने के लिए घर घर औषधि अभियान शुरू किया गया। देखो ये दूसरी जगह ये गिलोय वगैरह टोटल 4 पौधे दिए जाते हैं, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये चारों पौधों के नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें डाल दिए कहीं ना कहीं, तो जहां आएंगे तो 25 जुलाई 2022 को घर घर औषधि योजना जो है उसमें कितने पौधे, चार पौधे निःशुल्क दिए गए थे। उन चार पौधे जो है वो सारे मेडिसिनल है, औषधीय प्रकृति के हैं, जिसमें गिलोय वगैरह की अपन चर्चा करेंगे तो वहीं अपन इसको चर्चा कर लेंगे। 4 पौधे हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। फिर सवाल नंबर 54 देखिए, राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन मतलब अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने की उपलब्धि हेतु तो राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। तो देखो परिवार नियोजन के साधनों में जैसे गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, गर्भ निरोधक टैबलेट वगैरह है, इनके इस्तेमाल के मामले में राजस्थान जो है वो देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। फिर देखिए जुलाई 2022 को हेपेटाइटिस अभियान के तहत सघन स्क्रीनिंग एवं व्यापक जागरूकता गतिविधियों को संचालित करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा पत्र दिया गया है। तो हेपेटाइटिस के लिए राजस्थान का कार्यक्रम उत्कृष्ट है, देखने की जरूरत नहीं, रटने वाला कुछ नहीं है। फिर जयपुर में बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जो कहाँ हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। इस प्रकार इस एक अपने नोट्स सेट का वीडियो अपन ने और देख लिया है, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप इसको कवर करेंगे, बाकी चीजें अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।